हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल, आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग देखते हैं अनसॉल्व पेपर जीव विज्ञान का। वो भी कौन सा, 2023 का देखेंगे, ठीक ना, क्योंकि 2024 का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 2024 का आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और आप लोग सारी वीडियो देख लीजिए। और देखिए यहाँ पर देखिए 7460012763 इस नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, कांटेक्ट करके अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन ले लीजिए, खरीद लीजिए, ठीक ना। पैसा लगता है कुछ, लेकिन 2023-24 का बस खरीद लेंगे तो उतने में आपका 80 से 90% आ जाएगा, क्योंकि हम मिलाएं कि जो पिछला ईयर का था वो सब क्वेश्चन जो थे इसी में से मिल रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ पर जितने भी सोल्यूशन हम कराए हैं सबका पीडीएफ रखे हैं। और 2023 का सेट नंबर 1 हो चुका है, सेट नंबर 2 हो चुका है, अब सेट नंबर 3 हमको कराना है। तो यहाँ पर देखिए 2023 का सेट नंबर 3 है। ये देखिए क्वेश्चन है, देखिए पहले कोड देख लीजिए, सेट नंबर 3 है 2023, कोड नंबर 348CI हो गया, ठीक है। अब देखिए सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये पहला है जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है, ये है। तो बहुविकल्पी में पहला क्या है, आनुवंशिकतः रूपांतरित पौधा है, कौन है इनमें से, बीटी। बीटी मक्का है, बीटी कॉटन है, बीटी राइस है। तो इसमें आपका देखिए सही जवाब कौन सा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। बीटी मक्का भी सही है, बीटी कॉटन भी सही है, बीटी राइस भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, फोर्थ वाला क्या होगा, सही जवाब होगा इनमें से सभी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन एक कूट, यानी कि जो कह रहा है कि असत्य फल है, ठीक ना। इसको झूठा फल भी कहते हैं, झूठा झूठा नहीं, झूठा फल, ठीक ना, असत्य असत्य फल कहते हैं। तो इनमें से देखिए अंगूर, आम, अमरूद, सेब। सेब जो है आपका एक झूठा नहीं, झूठा फल है, या फिर कह सकते असत्य फल कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी है कि झूठा फल किसे कहते हैं या फिर असत्य फल किसे कहते हैं, ये हम आपको बताए भी हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग है, कह रहा है कि आवृत आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या जो x होती है कितनी होती है, तो ये बताना है। देखिए 3x होती है, कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। जो आवृत बीजी पौधा होता है उनमें जो भ्रूणपोष होते हैं उनके गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 3x होती है। उसके बाद टाइफाइड, टाइफाइड के रोग जनक का नाम है, तो टाइफाइड के रोग जनक का नाम जो है साल्मोनेला है। क्या है, साल्मोनेला। पहला ऑप्शन है एस्केरिस, अमीबा, पैरामीशियम, इनमें से कोई नहीं, कौन है इनमें से, साल्मोनेला है। कौन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, साल्मोनेला, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे निश्चित उत्तरी प्रश्न पर। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। अगर आप लोगों को पेपर में लिखना होगा तो बीच में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 निश्चित उत्तरी प्रश्न, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे उत्तर लगाएंगे, कौन सा, देखिए उत्तर हम यहाँ पर लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का, क पात्र निषेचन को संक्षेप में लिखिए। पात्र निषेचन, पात्र निषेचन क्या है, पात्र का मतलब समझ रहे हैं, पात्र, पात्र मतलब बर्तन होता है, ठीक है। अब देखिए हम इसको एक बार पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए शरीर से बाहर प्रयोगशाला में मानक परिस्थितियों में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं का निषेचन अंतः पात्र निषेचन कहलाता है। क्या कहा यहाँ पर, शरीर से क्या कर रहा है, शरीर से बाहर प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला की बात कर रहा है, ठीक ना, जहां पर प्रयोग करते हैं वहां की बात कर रहा है। प्रयोग, शरीर से बाहर प्रयोगशाला में मानक परिस्थितियों में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं का निषेचन जो होता है अंतः पात्र निषेचन कहलाता है। अगर मान लीजिए हम लोग जो भी शुक्राणु होते हैं, जो शुक्राणु होता है उनको हम लोग क्या कर लेंगे, एक सिरिंजी में ले लिए या फिर किसी पात्र में ले लिए, ऐसा पात्र हो जो निषेचन करा सके, ठीक ना। तो उस जगह पर उसको क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे सीमन चढ़ता है भैंस गाय को आप लोग देखे होंगे, उसी को कहते हैं पात्र निषेचन, ठीक है। आपको समझ में आया, लेकिन यहाँ पर प्रयोगशाला की बात की गई है। उसके बाद देखिए दूध से दही का कौन बैक्टीरिया बनाता है, तो जो दूध से दही बनाता है कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, तो आपका लैक्टोबैसिलस नामक, इसका नाम आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, कक्षा 8 से, यानी कि बचपन का मतलब कक्षा 8 से इसका नाम सुनते आ रहे हैं। लैक्टोबैसिलस नामक एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो हमारे दूध को क्या कर देता है, दही में परिवर्तित कर देता है। सुने हैं ना, हम तो 8 से सुनते आ रहे हैं इसको, लैक्टोबैसिलस को, ठीक ना, इसको याद रखिए, ये तो बहुत सरल है।
उसके बाद देखिए आरएनए एवं डीएनए की शर्करा में क्या अंतर होता है। तो आरएनए की जो शर्करा होती है वो कैसी होती है, राइबोस शर्करा होती है, ठीक ना। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है। और जो होता है डीएनए, जो होता है डीएनए, उसमें आपकी डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, ठीक ना। क्या होती है उसमें, डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। तो इसमें आरएनए में राइबोस शर्करा होती है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। उसके बाद देखिए यह प्रश्न सिलेबस से हट चुका है। जो प्रश्न नंबर घ वाला है, देखिए यहाँ पर हम दिखा दें आपको आंसर पेपर में, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि वैसे ही करें। देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है, यह क्वेश्चन क्या होता है, हुआ है आपका सिलेबस से हट चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में, नोट जो है स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स टॉपिक्स एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आंसर पेपर में बढ़िया से दे देता है कि जो वहाँ पर स्टार लगे हुए हैं, जिस क्वेश्चन के यहाँ स्टार लगे हुए हैं, तो सब क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, हट गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 2 के अंगा पर। प्रश्न नंबर 2 का अंगा देखिए क्या कह रहा है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या आप लोग को पता होनी चाहिए, कितनी जोड़ी में होती है और कितनी संख्या में होती है। तो संख्या और जोड़ी का अंतर होता है। जोड़ी का मतलब दो, दो करके मतलब दो क्या होंगे, साथ में रहेंगे, ठीक ना। दो साथ में रहेंगे तो उसको हम लोग जोड़ी बोलेंगे, और अकेला रहेगा तो उसको हम लोग संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 46 को 2 से भाग करेंगे तो जोड़ी में हो जाएंगे, यानी कि इसका भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 होती है, 23 जोड़ी होती है, और संख्या में कहेंगे तो 46 होती है पूरी, ठीक ना, टोटल। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 आता है आपका। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाए। तो ये देखिए चित्र आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये चित्र में हम चित्र नहीं बनाए, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाना है, तो चित्र आप लोग गूगल करके बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न सेट नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 6 का क में हो चुका है, ठीक ना। किसमें हो चुका है, सेट नंबर 1 में हुआ है, जिसका कोड है 348 CG, ठीक है। CG में ये हो चुका है, वो भी प्रश्न नंबर 6 का क में हो चुका है। कौन, प्रभाविता का नियम मेंडल का। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022, 23, 24 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो 2025 में भी ये क्वेश्चन आने वाला है, कौन, प्रभाविता का नियम। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का ग है, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम एमिनो अम्ल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभिक कूट AUG और GUG होते हैं, ठीक ना। कौन से कूट होते हैं, AUG होता है और GUG होते हैं, ठीक है। अतः प्रथम अमीनो अम्ल का नाम फेनिल एलेनिन है, ठीक ना। और प्रथम अमीनो अम्ल का जो नाम आपको पूछा है, इसमें देखिए प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। तो जो प्रथम अमीनो अम्ल है उसका नाम क्या है, फेनिल एलेनिन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 का ग का आंसर हो गया। कहेंगे छोटा छोटा आंसर, भाई देखिए जितना छोटा पूछेगा उतना ही छोटा, अब उतना ही लिखेंगे, हम अपने मन से नहीं लिखेंगे, जितना आंसर रहेगा उतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो इतना ही इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग का आता है प्रश्न नंबर 3 का घ। क्या कह रहा है, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। वही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर घ वाला क्वेश्चन ये देखिए, बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि बीटी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीटी कपास, बीटी कपास पर, ये नहीं चल रहा था। यहाँ पर देखिए बीटी कपास पर संक्षिप्त 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 टिप्पणी लिखिए, ठीक है। टिप्पणी लिखिए
ये आपका क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन नहीं, इसमें का क्वेश्चन हो चुका है, ठीक ना। ये प्रश्न नंबर ग का गलती से लिख दिए हैं और प्रश्न नंबर घ का आंसर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर है बैसिलस यूरिनजिएंसिस, ठीक ना। यूरिनजिएंसिस नामक जीवाणु से बनी प्रोटीन जो पीड़कों के लिए विष का कार्य करती है, ठीक ना। जो उनके लिए क्या करती है, जो पीड़ित होते हैं उनके लिए क्या करती है, एक विष का, एक जहर का कार्य करती है, ठीक ना, करती है। तथा कुछ जीवाणु के लिए निष्क्रिय होती है, उसे उसे हम प्रोटीन विष कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन विष कहते हैं, जो बीटी फसलों को बनाने में प्रयुक्त की जाती है, जिससे उन फसलों में पीड़क प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो बीटी फसल को क्या करने में, बनाने में प्रयुक्त की जाती है और पीड़क प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है उस फसल में, ठीक है। उदाहरण के लिए बीटी कपास एक एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो बीटी कपास पर टिप्पणी लिखना था यही है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर अंगा वाला है, प्रश्न नंबर 3 का अंगा है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जब किसी जीव की अपनी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं तो यह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। क्या कह रहा है कि जब किसी जीव की अपनी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, समझ रहे हैं यहाँ पर, अगर कोई जीव है, ठीक ना, उसकी ही कोशिकाएं क्या कर रही हैं, प्रतिरक्षा कर रही हैं अपनी, ठीक ना, उसकी कोशिकाएं क्या कर रही है, प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रही हैं, यानी कि अपनी ही रक्षा करने के लिए कोई प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रही हैं, तो यह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। और देखिए यहाँ पर निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए एंटीबॉडी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है, ठीक है। जब कोई दवा हम लोग खाते, जैसे बुखार, हम लोग को बुखार आ गया या फिर खांसी आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब बाहरी दवा जो खाते हैं, तो बाहरी दवा जो खा रहे हैं तो क्या कर रहा है, सीधे हमारे शरीर में एंटीबायोटिक, क्या सीधे हमारे शरीर में एंटीबायोटिक प्रवेश कराया जा रहा है, उसी को हम लोग निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलेंगे। और जो हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, स्वयं कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, उसको हम लोग सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। यह क्वेश्चन देखिए हो चुका है, कहाँ पर, प्रश्न नंबर देखिए, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए सेट नंबर 2 में 348 CH का प्रश्न नंबर 5 का घ देखिए, ठीक ना, उसमें चित्र बनाया गया होगा, जाकर वहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद देखिए और चित्र उत्र बनाना कहाँ टाइम है, ठीक है, चित्र बना लीजिएगा। उसके बाद पुष्पी पौधों में मादा गुरु बीजाणुधानी यानी कि बीजांड का युग्मकोद्भिद, ठीक ना, युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश, ठीक ना, इसमें रहेगा भ्रूणकोश सहित नामांकित चित्र बनाए। देखिए इसमें भी चित्र बनाना है, तो चित्र आप लोग बनाएंगे, चित्र हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, चित्र आप लोग बनाएंगे। नहीं तो कहिए एक सिर्फ चित्र की वीडियो बना दी कि उसमें सारा चित्र रहेगा, ठीक ना, सभी चित्र ही रहेंगे, जितने चित्र आते हैं उसमें सभी चित्र रहेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग, प्रश्न नंबर 4 का ग कह रहा है कि घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्या कर रहा है, घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। पहला देखिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक ना, इसका नाम है, कौन सा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है। यह जीवाणु दूध में पाया जाता है, ठीक ना, इसी के कारण हम लोग अभी मतलब इसका अभी नाम सुने, लैक्टोबैसिलस जो होता है क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस इसका नाम है। यह जीवाणु दूध में पाया जाता है। यह दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, ठीक ना। ये जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टस, ठीक ना, यह दूध में पाई जाने वाली जो भी लैक्टोज शर्करा होती है, जो लैक्टोज शर्करा उसमें पाई जाती है, उसी को किण्वन यानी कि उसको मान लीजिए सड़ा करके, किण्वन का मतलब सीधे शब्दों में कहें तो सड़ा करके, ठीक है, किण्वित करके, उसमें कीड़ा परा करके, ठीक है, तो उसमें कीड़ा परा करके किण्वित करके क्या करता है,
लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, वही लैक्टिक अम्ल जो होता है लैक्टोबैसिलस नामक से जीवाणु के नाम से जाना जाता है, और उसी के कारण क्या होता है, हमारा दूध जो होता है दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर है सैकरोमाइसिस, कौन है, सैकरोमाइसिस सेरेबिस, ठीक ना, सेरेबिसी। तो यहाँ पर एक और जीवाणु का नाम लिया गया है सैकरोमाइसिस सेरेबिसिस। तो यहाँ पर ये क्या करता है, यह एक ईस्ट यानी कि कवक है, ठीक ना, ईस्ट यानी कि समझ रहे हैं फफूंद जो लगती है, रोटी वोटी जो रोटी अगर रख दे 2 दिन तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है ना, उसी को ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, कवक बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। ठीक, इसका बेकरी उद्योग में अधिक उपयोग है। जो आपका सैकरोमाइसिस सेरेबिसी नाम का ये जीवाणु है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जब इसका पावरोटी बनाने, बेकरी में, बेकरी यानी कि समझ रहे हैं पावरोटी बनाने में किया जाता है, टोस्ट बनाने में, पावरोटी बनाने में उसका जो आटा होता है ना, वो आटा गूंथ करके 1 या 2 दिन तक रखा जाता है, और उसको गूंथ करके रखने पर उस पर क्या पड़ जाती, ईस्ट पड़ जाती, कवक पड़ जाती, फफूंद लग जाती है, उज्जर उज्जर। जो रोटी हम लोग 2-3 दिन रखते हैं बना करके, और नीचे रोटी देखेंगे निचली रोटी में तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद लगा रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से इस जो जो हम लोग बेकरी का उपयोग करते हैं, बेकरी में इसका उपयोग होता है, जो हम लोग खा मतलब टोस्ट बनाते हैं, पाव रोटी बनाते हैं, पाव बनाते हैं ना, उसमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे चलें। स्ट्रेप्टोकोकस, देखिए स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस इस जीवाणु का उपयोग इडली डोसा बनाने में किया जाता है। जो इडली होती है, जो डोसा होता है, ठीक ना, जो यहाँ पर यूपी में तो नहीं मिलता है, यूपी में पता नहीं मिलता होगा, घर घर बनती है इडली, अब तो बनने लगी, कोई इडली बना सकता है। ठीक है, तो वो इडली जो बनती है, जो उसमें जो आटा उपयोग किया जाता है ना प्यारे स्टूडेंट, वो आटा में स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु का वास होता है, उसी में पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु। ठीक है, अगर हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हर जगह हर प्रकार के जीवाणु दिखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप कितना भी हाथ धो लो, आप कितना भी हाथ धो लो, आपके हाथ में अगर देखा जाएगा सूक्ष्मदर्शी से, तो आपके हाथ में सूक्ष्मदर्शी का मतलब सूक्ष्मदर्शी द्वारा मिलेगा, क्या मिलेगा, सूक्ष्म जीवाणु मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो आटा होते हैं उसमें सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं, तभी ये इडली डोसा बनने के लिए तैयार होता है। इसमें कौन सा पाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस नामक एक जीवाणु पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखिए प्रश्न नंबर 5 है, तो प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का घ जो है यह प्रश्न सिलेबस से हटा दिया गया है, दिखा देते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 5 के ऊपर घ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का घ है, कह रहा है कि मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन के आगे स्टार लगा है, अगर स्टार लगा है किसी क्वेश्चन के आगे तो समझ लिए क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट चुका है। उसके बाद देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 का क है, प्रश्न नंबर 5 का क कह रहा है कि परागण क्या होता है, ठीक ना। परागण क्या होता है, पौधों में परागण के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। पौधों में क्या करना है, परागण के प्रकार पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर परागण पहले हम लोग हेडी लगाएंगे। परागण क्या होता है, देखिए पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं, ठीक ना। परागण पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा है, बस याद कर लीजिएगा 2 लाइन का। उसका देखिए परागण के प्रकार, परागण के देखिए परागण के 2 प्रकार होता है, ठीक ना। परागण का कितना प्रकार होता है, परागण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, स्वपरागण और पर परागण, ठीक ना। कौन कौन सा, स्वपरागण और पर परागण होता है। देखिए स्वपरागण जब एक पुष्प में पराग कोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इस घटना को ही स्वपरागण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब एक पुष्प में पराग कोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपरागण कहते हैं। कह रहा है कि जो एक पुष्प है उसी पुष्प का जो परागकोश है निकल करके जो परागकण निकल करके कहाँ चले जाए, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं,
उसी घटना को हम लोग बोलेंगे स्वपरागण। और पर परागण देखिए क्या होता है, पर परागण। पर परागण कौन सा, पर परागण। देखिए जब एक पुष्प में परागकोश से, जब एक पुष्प में कहाँ से कर रहा है, परागकोश से, ठीक ना, कहाँ कर रहा है, परागकोश से परागकण निकल कर किसी दूसरे पौधे के, कहाँ पर, किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इस घटना को ही परागकण, परागण, पर परागण कहते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या कहेंगे तब हम लोग, पर परागण कहेंगे। ठीक, देखिए परागगण, पर परागण क्या है, जब एक पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इस घटना को ही पर परागण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 के क तक इस वाले में वीडियो में कंप्लीट हुआ। और जो वीडियो बनेगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपका प्रश्न नंबर 5 के ख से रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बड़ी वीडियो रहेगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना छोड़े, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जाइए हमारे लिए। ठीक ना, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।